वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। खूब सारा एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग। प्लीज़ आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। उससे ही आपको समझ में आएगा कि आपको अपनी तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है, क्योंकि आपको डंकी वर्क तो करना नहीं है, आपको क्वालिटी स्टडी करनी है विथ राइट स्ट्रैटेजी। और आपको कैसे समझ में आएगा राइट स्ट्रैटेजी क्या है? तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करोगे। जिनको भी यूपी पीसीएस देना है या छत्तीसगढ़ पीएससी देना है, छत्तीसगढ़ पीएससी तो अपने टाइम से होना ही होना है फरवरी में, लेकिन जिनको यूपी पीसीएस देना है वो आप लोग का डेट आ चुका है 11 अक्टूबर। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि सितंबर के बाद तो सारा कुछ फेस्टिवल में ही निकल जाता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश ये करो कि सितंबर के पहले तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। तो एकदम किताब में अब खो जाना है। एक कोट है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, कितना खूबसूरत है पढ़ते पढ़ते किताब हो जाना, जैसे खुद की कहानी का किरदार हो जाना, सफ़र तय करके अपनी मंजिल पे पहुंच जाना। तो प्लीज़ मंजिल तो मिलेगी, इसलिए आप लोग पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। किसी के साथ थोड़ा सा लेट हो जाता है, किसी को जल्दी मिल जाती है, तो लेकिन मिलती ज़रूर है। मुझे इतना पता है पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाता। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। आज का जो हमारा कोर्स है वो सिटीजनशिप पे है। देखिए, पहले सिटीजनशिप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था लास्ट ईयर तक। लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन एक बात और यहाँ मैं बोलूँगी, यूपी पीसीएस में हर साल एक क्वेश्चन आता है। 2014, 12, 13, 15, 16, 17, 18 सारे ईयर्स में यूपी पीसीएस में सिटीजनशिप से क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए आप इसको कर लीजिएगा। जिनको अदर स्टेट देना है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल पास हुआ था जिसके कारण ये काफ़ी करंट में रहा है। तो इसलिए इस साल जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए ये सिटीजनशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, मैं वीडियो बहुत दिन के बाद बना रही हूँ, करीब 1 हफ़्ते हो गए। लास्ट वीक में मैं बनाई थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं अच्छी चल रही है, इसके लिए वेरी सॉरी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जैसे रिकवर हो जाऊँ आपको फिर से रेगुलर उसी रिदम में मैं वीडियो बनाना शुरू करूँ। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही कोऑपरेट करते रहिए। मैं भी कोशिश करूँगी कि जितना मैक्सिमम मैं दे पाऊँ आप लोग को वो दूँ। तो चलिए फिर आज का कोर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिटीजनशिप वाला, रिप्रेजेंटेड बाय मी श्रुति सिन्हा। देखिए, नागरिकता नागरिकता हमारे संविधान के पार्ट 2 में भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में इसके सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं नागरिकता से रिलेटेड। तो अगर आपसे पूछता है कि नागरिकता का प्रावधान कौन से भाग में है संविधान में, तो भाग 2। और अगर आर्टिकल पूछता है तो 5 to 11। लास्ट क्लास में हम लोगों ने भाग 1 आर्टिकल 1 to 4 के बारे में पढ़ा था। जो भी न्यू है वो प्लीज़ जाकर मेरा प्रीवियस वाला वीडियो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे वो अवेलेबल है। उसके बाद आप यहाँ पे नागरिकता देख सकते हो। दोनों में कहीं से भी कोई इंटरलिंकिंग नहीं है, दोनों अलग अलग टॉपिक है। तो जो न्यू भी हैं उनको भी आज का कोर्स समझ में आएगा। तो नागरिकता पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि नागरिक कौन होते हैं। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश से राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हो तो वह व्यक्ति उस देश का नागरिक कहलाता है। अब यहाँ पे दो अधिकार की बात हुई, राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार कौन से होंगे? जो जिसमें राजनीतिक गतिविधि इंक्लूड होगी, जैसे वोटिंग करना या फिर आपको चुनाव में खड़े होना, चुनाव लड़ना, मतदान करना, ये सारी चीज़ें जो भी है वो आपकी राजनीतिक गतिविधि में आती हैं। दूसरा है नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये समझिए। तो किसी भी व्यक्ति के मानसिक, बौद्धिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए उसको नागरिक अधिकार की आवश्यकता होती है। नागरिक अधिकार में आपका मौलिक अधिकार भी आ जाता है। मौलिक अधिकार क्या है, ये कैसे हेल्प करता है किसी भी नागरिक के पूरे व्यक्तित्व के विकास में, ये हम मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे। तो सभी लोगों को राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जिनको भी किसी भी देश का राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त है वो आपका नागरिक कहलाता है। अब कोई भी आपसे पूछेगा नागरिक कौन है, तो आप इजी डिफाइन कर सकते हो, जिनको भी पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स प्राप्त हैं वो आपके सिटीजन्स कहलाते हैं। अब आता है, देखिए, सिर्फ नागरिक ही नहीं रहते हैं,
भारत में सिर्फ भारतीय नागरिक रहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोग हैं, शरणार्थी हैं, विदेशी हैं, राज्य विहीन हैं। तो कानूनी दर्जे के हिसाब से किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों को 4 भागों में बाँटा गया है। फर्स्ट नागरिक, जो मैंने डिफ़ाइन कर दिया, शरणार्थी। अब देखिए शरणार्थी कौन होते हैं, रिफ्यूज़ी कौन होते हैं? ऐसे लोग जो अपने देश के बुरे हालात, जैसे वहाँ पे कोई सांप्रदायिक दंगे, कोई युद्ध हुआ हो, या वहाँ पे राजनीतिक उठापटक के कारण उनके अंदर डर उत्पन्न हो जाए, खुद की जान को वो खतरा वो महसूस करने लगते हैं, तो वो दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं और वहाँ पे शरण लेते हैं। वो अपने देश वापस जाने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने देश में सेफ फील नहीं करते। तो ऐसे लोग जो किसी दूसरे देश से आकर आपके देश में शरण ले, वो आपके शरणार्थी कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहले जो है वो पारसी शरणार्थी आए थे और गुजरात में आकर बसे थे। और ये जो पारसी थे ये तुर्कमेनिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे। श्रीलंका से जो शरणार्थी आते हैं वो तमिलनाडु में बसते हैं। तिब्बत से भी काफ़ी शरणार्थी आए जो कि वहाँ की राजनीतिक उथल पुथल के कारण आए हैं दलाई लामा के साथ में। तो शरणार्थी का मतलब समझ में आया होगा आप लोग को। बुरे हालात, अपने देश की बुरे हालात के कारण जिनके अंदर डर पैदा हो जाए, खुद की जान को वो खतरा महसूस करने लगते हैं, तो वो वहाँ से माइग्रेट होकर दूसरे देश में जाकर शरण लेते हैं और वही आपके क्या कहलाते हैं, शरणार्थी कहलाते हैं। थर्ड जो है आपका वो है विदेशी। जो भी दूसरे कंट्री के लोग हैं वो इंडिया में किसी भी रीज़न से आकर रहने लग जाएं, बिजनेस पर्पज़ से रहें, जॉब को लेकर रहें, किसी भी कारण से, वो आपके विदेशी या एलियन कहलाते हैं। कि जादू वाला एलियन नहीं है। एलियंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। तो देखिए नाम से क्लियर है, जिन भी देशों के साथ भारत का मित्र वाला संबंध हो या फ्रेंडली रिलेशन हो, वो आपका कहलाता है फ्रेंडली एलियंस, वहाँ के जो नागरिक आएंगे। तो फ्रेंडली रिलेशन किसके साथ है आपका? रशिया, यूएसए, भूटान, श्रीलंका, इनके साथ। और एनिमी एलियंस सबको पता है कौन कहलाएंगे? जो हमारे दुश्मन देश हैं या जिनके साथ भारत की युद्ध वाली स्थिति रहती है। तो पाकिस्तान हो गया, चाइना, टर्की, यहाँ के जो भी एलियंस होते हैं वो आपके एनिमी एलियंस कहलाते हैं। तो विदेशी क्लियर हो गया। दूसरा है राज्य विहीन, इंग्लिश में इसको स्टेटलेस कहते हैं। देखिए जिनका कोई राज्य ना हो, जो किसी भी देश की नागरिकता जिनके पास नहीं होती है, वो राज्य विहीन कहलाते हैं। जैसे आपका सीरिया के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास कहीं की भी नागरिकता नहीं थी। यूएनओ ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसके द्वारा वहाँ के लोगों को नागरिकता दी गई थी। जैसे भारत में आपके रोहिंग्या मुस्लिम हैं, उनका क्या है, वो वैसे ही है, राज्य विहीन है, उनको कहीं की भी नागरिकता प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार कानूनी दर्जे के हिसाब से व्यक्तियों को, किसी भी देश की व्यक्तियों को 4 भागों में बांटा गया, नागरिक, शरणार्थी, विदेशी और राज्य विहीन। अब आ जाते हैं भारत में नागरिकता कैसी है। तो देखिए भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत है और ये एकल नागरिकता का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ से कि नागरिकता कौन से देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। या फिर पूछेगा आपसे कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का यहाँ पे मतलब है कि हम सब भारत के नागरिक हैं। कोई भी जैसे बिहार का हो गया, एमपी का हो गया, यूपी का हो गया, तो उसको स्टेट का सिटीजनशिप नहीं मिलता है। वो सब क्या कहलाते हैं, आपके भारतीय नागरिक कहलाते हैं। तो इसीलिए एकल नागरिकता। और अमेरिका है तो अमेरिका में कैसा है, दोहरी नागरिकता है। तो अमेरिका का कोई भी व्यक्ति वहाँ के स्टेट का भी नागरिक होता है और उसको उस देश के द्वारा भी नागरिकता दी जाती है। तो इस प्रकार अमेरिका में कौन सी नागरिकता है, आपकी दोहरी नागरिकता है। तो यहाँ से 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। दूसरी चीज़ कि नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए अब नागरिकता पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो जब एकल नागरिकता है, पूरे देश का एक है, तो फिर कानून भी कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, जो हमारा मेन है। तो नागरिकता से संबंधित किसी भी तरह के कानून बनाने का अधिकार आपका
संसद के पास है। अब भारतीय नागरिकता के लाभ क्या क्या हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं? तो कुछ मौलिक अधिकार हैं। सिर्फ आप यहाँ पे ये पढ़ेंगे अभी कि वो कौन कौन से हैं, ये हैं क्या, ये हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में। और क्यों सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग सब फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता केवल भारतीयों को प्राप्त है या विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो याद रखिएगा आप लोग, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 है आपका 5 आर्टिकल, जिसके प्रोविज़न सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है, विदेशियों के लिए नहीं है। के साथ ही मतदान का अधिकार, संवैधानिक पदों को धारण करने का अधिकार, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे संवैधानिक पद आया है। संवैधानिक पद का मतलब होता है वैसे पोस्ट जो कि आपके संविधान में उल्लेखित हैं, संविधान के द्वारा आपको दिए जाते हैं, वो पद आपके संवैधानिक पद कहलाते हैं। संसद या विधानमंडल के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सारे अधिकार आपको सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग आर्टिकल पे आ जाते हैं। तो 5 to 11 है। तो सबसे फर्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 5। ये क्या बोलता है? 26 जनवरी 1950 को नागरिकता संबंधी उपबंध के बारे में बताता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक माने जाएंगे, लेकिन वो तभी भारतीय नागरिक माने जाएंगे जब वो निम्न शर्तों का पालन करते हों। फर्स्ट, उनका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष तक भारत में निवास किया हो। संविधान हमारा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो उसके 5 साल पहले से वो लोग भारत में रह रहे हों तो वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। मतलब अगर 1945 से वो कंटिन्यू भारत में रह रहे हैं तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है? वो भारतीय नागरिक होंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में हम लोग पाकिस्तान से भारत आने वालों के संबंधित नागरिकता के बारे में बात करते हैं, या फिर जो भी प्रावधान है आर्टिकल 6 में वो पाकिस्तान से भारत आने वालों के बारे में है। आर्टिकल 5 में क्या है? 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा? आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले, तो वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए वो निम्नलिखित शर्तों पर भारतीय नागरिक कहलाएंगे। पहला, उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। यहाँ पे अविभाजित भारत का तात्पर्य है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों मिलाकर। फिर यहाँ पे एक डेट आपको याद रखना है, 19 जुलाई 1948। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद में कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसे भारत में कम से कम 6 माह तक निवास करना होगा, तभी उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगर उसके पहले आ जाता है तो उसे 6 माह निवास करने की ज़रूरत नहीं है, उसे ऐसे ही भारत की नागरिकता दे दी जाती। लेकिन उसके साथ एक क्या शर्त ऐड है वहाँ पे? माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, तभी ये प्रोविज़न है 19 जुलाई 1948 वाला। तो इसको याद रखना। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आता है और उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो और वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है, तो भारत में उसे 6 माह निवास करने के पश्चात उसे भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1948। मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको याद रखिएगा। 19 जुलाई 1948 के पहले अगर वो आता है तो फिर उसे 6 माह रहने की ज़रूरत नहीं है, बिना 6 माह रहे उसे भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब आ जाइए आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 7 में बात होती है भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की संबंधित नागरिकता के बारे में। देखिए 6 में हमने पाकिस्तान से भारत आने वालों के बारे में पढ़ा, 7 जस्ट अपोजिट है भारत से पाकिस्तान जाने वाले। देखिए वो भारत से पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन इसमें भी एक डेट है, अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद जाते हैं तो क्या होगा? उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसके पहले कहें तो नहीं।
अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी भारतीय व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि वो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ जाता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। उसे 6 महीने रहने का ज़रूरत नहीं है। गया 6 में हमने बात किया पाकिस्तान से भारत आने वाले के बारे में। 7 में हमने बात किया भारत से पाकिस्तान गया, वो कब गया? 1 मार्च 1947 के बाद। लेकिन यदि वो 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाता है तो वापस उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है तो फिर उस पर वही रूल अप्लाई होगा जो आर्टिकल 6 में था। 6 महीने यहाँ पे वो रहेगा, उसके बाद उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। जाइए आर्टिकल 8 पे। आर्टिकल 8 क्या बोलता है? भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हों। देखिए, वैसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन निवास कहाँ कर रहे हैं? वो विदेश में कर रहे हैं, तो उन्हें निम्न शर्तों पे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। पहली शर्त, उनके माता पिता दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, या फिर दूसरा, अपना पंजीकरण भारतीय नागरिक के रूप में अगर वो करते हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। आर्टिकल 9, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पे क्या होता है? उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति है और वो क्या किया, विदेश किया और वहाँ की नागरिकता अगर उसने स्वीकार कर लिया तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 10 क्या बोलता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना जब तक संसद परिवर्तन ना करे, कि कोई भी व्यक्ति के नागरिकता संबंधी अधिकार उसको दिए जाएंगे जब तक कि संसद उसमें कोई भी चेंज ना करे। तो यहाँ से भी क्लियर हुआ, नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस या कानून जो भी बनाने का अधिकार किसके पास है? आपके संसद के पास है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। फिर आता है आर्टिकल 11, नागरिकता संबंधी प्रावधानों में संशोधन का अधिकार भी केवल संसद के पास है। किसी भी नागरिक को अधिकार, नागरिकता का अधिकार कौन दे रहा है? संसद दे रहा है। ये किस में बोला? आर्टिकल 10 में। और आर्टिकल 11 क्या बोला? अगर नागरिकता संबंधी प्रोविज़न में कोई संशोधन हो रहा है तो इसका अधिकार भी किसके पास है? आपका केवल संसद के पास है। तो ये था हमारा आर्टिकल 5 to 11 जो बहुत ईजी है। थोड़ा सा इसको मल्टीपल रिविज़न आप लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 2-4 चीज़ें ही यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा घुमा के तो पूछेगा नहीं, पूछेगा भी तो एनआरसी से पूछेगा या फिर आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम से पूछ सकता है। अब है हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, जिसके तहत भारत में सबको नागरिकता प्रदान की जाती है। नागरिकता किस अधिनियम के तहत प्रदान की जाती है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने या नागरिकता अर्जित करने के 5 तरीके हैं। जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से, वंश से, या फिर किसी भूभाग को अगर भारत में शामिल कर लिया जाए तो उस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपना भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इन सारों को हम लोग सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा बाय बर्थ या जन्म से। तो देखिए, इसमें 2 कंडीशन है। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। देखिए, इतना डीप में जाकर आज तक डेट नहीं पूछा है, फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ। अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो प्लीज़ रख लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ से पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन तरीक़ों से आप भारत की नागरिकता अर्जित कर सकते हैं, और आपको ऑप्शन दे देगा जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से, वंश से, या फिर किसी भूभाग को भारत में शामिल करने से। इसी पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ से आज तक पूछा है। दूसरा पॉइंट है 1 जुलाई 1947 से 3 जुलाई 2004 तक यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तथा उसके माता पिता भारतीय नागरिक हो तो वो भी भारतीय नागरिक कहलाएगा। 3 जुलाई 2004 के बाद यदि उसका जन्म होता है तो उसके माता पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक होने चाहिए, तथा दूसरा जो है वो अवैध प्रवासी न होना चाहिए, मतलब वो अवैध रूप से भारत में आकर न रह रहा हो, तभी उस व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। फिर आता है आपका बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण से।
देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय मूल का है और विदेशों में रह रहा है, तो संबंधित व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, जो निम्न शर्तों पे होता है। पंजीकरण से पहले भारत में उसे 7 वर्ष तक लगातार निवास करना आवश्यक है। विवाह भारतीय नागरिक से करने पर पीआईओ और ओसीआई कार्ड हो तो वह 5 वर्ष तक निवास कर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये पीआईओ और ओसीआई कार्ड क्या है, मैं आगे बताऊंगी अभी आप लोग को। तीसरा है आपका देशीकरण से या बाई नेचुरलाइजेशन। देखिए, कोई भी विदेशी नागरिकों के लिए नागरिकता के लिए भारत सरकार को आवेदन अगर वो करते हैं, तो आवेदन करने से पूर्व उनके पास भी 2 शर्तें होती हैं। वो क्या है? ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जिससे भारत ने भारतीय नागरिकता प्रदान करने पर रोक या प्रतिबंध लगा दिया हो। दूसरी चीज़ें, जो भी संबंधित व्यक्ति है उसको भारत सरकार को सूचित करना होगा कि उसने विदेशी नागरिकता का परित्याग कर दिया है और क्या चाहते हैं, वो भारत का नागरिक बनना चाहते हैं। फिर है आपका 12 वर्षों तक वह भारत सरकार के अधीन किसी सेवा में कार्य करे और भारत में निवास किया हो। तो ये जो 12 वर्ष है ना, इसमें छूट दी जाती है। कैसे छूट दी जाती है? तो देखिए, इस 12 वर्ष में जो प्रारंभिक के 7 ईयर्स होंगे, स्टार्टिंग के 7 ईयर्स होंगे, उसमें से कम वो 4 वर्ष भारत में निवास किया हो, है ना। और बाकी के जो 5 वर्ष बचे हैं उसमें से वो 3 ईयर्स भी निवास कर ले तो फिर उसको मिल जाती है नागरिकता। और दूसरी चीज़ है, उसका चरित्र अच्छा हो, आतंकवादी संस्थाओं में लिप्त ना हो, तभी देशीकरण के माध्यम से उसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। या फिर कला, विज्ञान, साहित्य इत्यादि के क्षेत्र से भी जो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, भारत सरकार को लगता है कि नहीं ये काफ़ी अच्छे हैं, इनका चरित्र बहुत अच्छा है, तो भी भारत सरकार उन्हें नागरिकता दे देती है। डी है आपका वंश से। देखिए, यदि किसी व्यक्ति का जन्म विदेश में होता है, लेकिन कब? 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच, तथा उसके पिता भारतीय नागरिक हों। यहाँ पे उनकी मम्मी की बात नहीं हो रही है। फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, अगर जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच होता है विदेश में, लेकिन उसके पापा कहाँ के हैं? भारत के हैं, तो उसको वंश से नागरिकता प्राप्त होती है। फिर 10 दिसंबर 1992 के बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म विदेश में हो, तो उसके माता पिता में से किसी भी एक का या दोनों अगर भारतीय नागरिक हैं तो उनको भी भारतीय नागरिकता दे दी जाती है। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 जो इस पर समय समय पे संशोधन हुआ है, करीब 9 टाइम संशोधन हुए हैं, तो ये सब अमेंडमेंट होते जाते थे और नए नए प्रोविजंस एक्ट ऐड होते जाते थे। तो इसीलिए इतना डेट का यहाँ पे चेंज है। और ये डेट कभी नहीं पूछता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा, तो इसको डेट को मत याद करना आप लोग। मैंने बताया यहाँ से सिर्फ यही पूछेगा कि भारतीय नागरिकता कैसे अर्जित की जाती है। 5 तरीके से है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर ई आता है आपका अर्जित क्षेत्र, बाई इनकॉर्पोरेटिंग एनी लैंड एरिया। अर्जित क्षेत्र जैसे कि किसी भी क्षेत्र को अर्जित करके अगर भारत में शामिल कर लिया जाता है, तो वहाँ निवास करने वाले जो भी व्यक्ति होंगे वो आपके भारतीय नागरिक कहलाएंगे। आपका हमने अर्जित तो कर लिया, अब नागरिकता समाप्त कैसे होती है? तो देखिए, 3 तरीके से होती है, परित्याग करके, खत्म या समाप्त होती है, या फिर वंचित करने पे। तो परित्याग क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दे और किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो वो होता है परित्याग। खत्म या समाप्त कैसे होता है? जब वो भारत में कुछ बताया नहीं, कुछ किया नहीं और जाकर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो भी उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, भारतीय नागरिकता। वंचित कैसे होता है? तो देखिए, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई किया एज ए इंडियन सिटीज़न, भारतीय नागरिक के रूप में अगर कोई रजिस्टर्ड होना चाहता है, तो वो क्या करेगा? अप्लाई करेगा। तो जब वो अप्लाई किया, उसको रजिस्ट्रेशन मिला, लेकिन रजिस्ट्रेशन मिलने के 5 ईयर्स के अंदर अगर किसी दूसरे देश के द्वारा उस व्यक्ति को 2 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसकी नागरिकता भारत सरकार खत्म कर सकती है। तीसरी चीज़, कोई व्यक्ति यदि आतंकवादी हो या राष्ट्र विरोधी हो, तो भी भारत सरकार उसकी नागरिकता खत्म
कर सकती है। तीसरी चीज़ है, यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहे और इसकी सूचना वो भारत सरकार को ना दे, भारत सरकार के किसी भी कार्यालय में उसकी सूचना ना हो कि वो बाहर है और 7 इयर्स हो चुके हों, तो भी उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अब देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में हुए संशोधन। सबसे पहला संशोधन 57 में हुआ था, सीक्वेंस में याद रखिएगा, 57, फिर 60, 85, 86, 92, 2003, 2005, 2015, 16 और 19। जो 16 वाला अमेंडमेंट था उसी को 19 में फिर किया गया है। मैं अलग से इस पे एक वीडियो बनाऊंगी नागरिकता संशोधन अधिनियम पे, आप लोग इसके लिए अप टू डेट रहिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं ये वाला टॉपिक भी आप लोग का करंट का करवा दूंगी। यहाँ पे आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम समाप्त हुआ, खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे एनआरआई कौन होते हैं, पीआईओ कार्ड क्या है और ओसीआई कार्ड है क्या। तो देखिए, एनआरआई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया वो कौन होते हैं, तो ऐसे कोई व्यक्ति जो निवास विदेश में कर रहे हों परंतु उनका पासपोर्ट भारत का हो। वह व्यक्ति जो भारतीय पासपोर्ट धारक है परंतु 6 माह से अधिक समय तक विदेशों में रह रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका एनआरआई कहलाता है। लेकिन चूंकि उसके पास भारतीय पासपोर्ट है और वो भारत का नागरिक कहलाएगा, तो इसीलिए भारतीय नागरिक के सारे अधिकार एक एनआरआई को प्राप्त होते हैं। अब आता है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ कार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका जन्म या फिर उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी का जन्म 1935 के भारत में हुआ हो। देखिए, पीआईओ और ओसीआई में एक डिफरेंस था यहाँ पे। पीआईओ में 1935 के एक्ट की बात होती थी, लेकिन जब आप ओसीआई में जाओगे ना, तो यहाँ पे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग नागरिकता प्रदान की जाती थी और 1950 की बात होती थी। लेकिन 2015 9 जनवरी 2015 को क्या किया गया, पीआईओ और ओसीआई कार्ड को एक कर दिया गया है और ओसीआई बना दिया गया है। पीआईओ का अब अस्तित्व खत्म हो चुका है। आगे मैं बताऊंगी इसको आप लोग को अभी फिर। तो पीआईओ कार्ड किसको दिया जाता है, वैसे व्यक्ति को जिनका जन्म या फिर उनके माता पिता या फिर उनके दादा दादी का जन्म 1935 के भारत में हुआ हो। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि वो पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति, तभी उसको दिया जाएगा। और पीआईओ कार्ड के तहत 15 वर्षों का वीज़ा दिया जाता है। अब आ जाइए ओसीआई पे, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। ओसीआई कार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक रहा हो और वर्तमान में कहाँ रह रहा है, वो विदेश में रह रहा है। उसका संबंध स्वतंत्र भारत से हो और उसका निवास पड़ोसी देशों में नहीं होना चाहिए। पीआईओ में क्या था आपका, पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए, लेकिन ओसीआई में क्या बोलता है कि पड़ोसी देश में नहीं होना चाहिए। जो भी पड़ोसी देश इंडिया के साथ बाउंड्री बना रहे हैं वो सारे, चाहे वो आपके भूटान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, कोई भी। चलिए, अब क्या है, नोट करके यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, करंट का है ये। 9 जनवरी 2015 से पीआईओ और ओसीआई को मर्ज करके ओसीआई बना दिया गया है। पीआईओ ओसीआई के लाभ क्या क्या हैं, तो देखिए, आजीवन वीज़ा मिलता है इनको, पुलिस सत्यापन में इनको छूट मिलती है। अगर इनका कोई यहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई करता है तो जो भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसमें इनको छूट दी जाती है। शैक्षणिक और आर्थिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। खेती बगानी भी नहीं कर सकते और खेती की ज़मीन भी नहीं खरीद सकते हैं ये। भारतीय नागरिक को जारी पासपोर्ट का रंग, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे उसको देख लीजिए। नीले कलर का पासपोर्ट जारी होता है। भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों को जारी पासपोर्ट का रंग हरा होता है और जो तिब्बत के शरणार्थी होते हैं उनको अशोक स्तंभ लगा हुआ पीले रंग का पहचान पत्र दिया जाता है। यहाँ पे हमारा नागरिकता संबंधी जो क्लास था वो ख़त्म हुआ। भाग 2 5 से 11 तक इतना ही है इसमें। इसके बाद जो है आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम जो काफ़ी करंट में था, इस पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, प्लीज़ घटना चक्र सॉल्व कीजिए, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज़ मैं भी इतना मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी इतना मेहनत करके टाइम दे के डेटा लगा के, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना डेटा यूज़ करके वीडियो देखते हो, और जब प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं सॉल्व करोगे आप तो कोई मतलब नहीं बनेगा।
तो इसलिए घटना चक्र सॉल्व कीजिए। जिसको भी जिस स्टेट का पीएससी देना है आप वहाँ का प्रीवियस ईयर 5 इयर्स का पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, फिर आप एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखोगे जब क्वेश्चन बनने लगते हैं ना तो फिर कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है। तो इसलिए खुश रहिए, खूब सारा पढ़ाई कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।